बच्चों अब हम पढ़ेंगे क्वांटम मॉडल ऑफ एटम। नाउ विल स्टडी क्वांटम मॉडल ऑफ एटम। ठीक है। हमारा हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल के कारण जो बोर थ्योरी थी वो फेल कर गई। ओके, बोर थ्योरी फेल्ड बिकॉज ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन बिहेव्स एज अ वेव, बेसिकली इट शोज वेव नेचर आल्सो। इलेक्ट्रॉन वेव नेचर शो कर रहा है और उसके उससे एसोसिएटेड एक मूविंग इलेक्ट्रॉन से एसोसिएटेड वेवलेंथ क्या होगी, जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ हमने पढ़ी थी। क्लियर है गाइस? दैट्स गुड। मतलब हमारा इलेक्ट्रॉन इज बिहेविंग लाइक अ वेव और उससे एसोसिएटेड वेवलेंथ इज योर डी ब्रॉगली वेवलेंथ। क्लियर टू एवरीबॉडी? गुड। तो अब क्या है बच्चों, देयर इज समथिंग नोन एज वेव फंक्शन साई। इट डिस्क्राइब्स, ये साई क्या डिस्क्राइब करता है? द फंक्शन साई, साई लिखते हैं इसे, बोलते हैं। हाँ, ऐसे ऐसे, दिस इज साई। इट डिस्क्राइब्स द ऑर्बिटल, दैट इज द वॉल्यूम in space where there is high probability of finding electron. भाई और क्या बेटा? वॉल्यूम, वॉल्यूम इन स्पेस वेयर देर इज हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। आइडिया इज, पहले ऑर्बिट था हमारे पास कि ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। अब हमें ये नहीं पता कि इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली कहां पे है, तो हमने कहा देयर इज अ रीजन इन स्पेस जहां पे इलेक्ट्रॉन पाया जा सकता है, एंड दैट रीजन इज कॉल्ड ऑर्बिटल। ठीक है गाइस? यहां तक क्लियर हुआ है नहीं हुआ? गुड। कर लिया नोट हर एक ने यहां तक? फाइन। अब देखो गाइस, श्रोडिंगर एक बंदा था, श्रोडिंगर। श्रोडिंगर इक्वेशन, श्रोडिंगर ने एक इक्वेशन दी। उसकी इक्वेशन कैन बी रिटन, श्रोडिंगर ने एक इक्वेशन दी that can be written in terms of Cartesian coordinates. Cartesian coordinates मतलब x y z, or in term of, or in terms of spherical polar coordinates. Spherical polar coordinates, which is r, theta and phi. ठीक है गाइस? बच्चों श्रोडिंगर इक्वेशन को समझो, वो क्या कहना चाह रहा है। उन्हें श्रोडिंगर ने एक इक्वेशन दी जिसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं, एक्स वाई जेड की टर्म्स में या आर थीटा और फाई की टर्म्स में। क्लियर है गाइस? और ये हमारा जो है, इसको हम देखेंगे व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एक्स वाई जेड, योर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, एंड आर थीटा फाई विच आर योर पोलर कोऑर्डिनेट्स। बच्चों normally it is better to write it in terms of polar coordinates rather than कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। बच्चों क्लियर है यहां तक? यहां पे हम क्या मान के चल रहे हैं, जो आर है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन
moves in या at distance r from nucleus। जो इलेक्ट्रॉन है, आर क्या बता रहा है? डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस। क्लियर है गाइस? बैठो बेटा। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था बच्चों, श्रोडिंगर इक्वेशन हम एक्स वाई जेड की टर्म्स में लिख सकते हैं या आर थीटा फाई। यहाँ पे जो आर है दैट इज एक्चुअली टेलिंग अस द डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस। गॉट दैट और नॉट? ठीक है बच्चों, गुड। यहां से हम एक तरीके ये देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन हमारा एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम न्यूक्लियस कहां पे पाया जा सकता है। ओके गाइस, क्लियर टू एवरीबॉडी? तो रिलेशन देखो बच्चों, थोड़ा देखने में समझने में थोड़ा टफ लगेगा। ये मैंने लिया z एक्सिस, ये मैंने लिया x एक्सिस, ये मैंने लिया y एक्सिस बच्चों। ठीक है, सपोजिंग हमने ये देखा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट x y z, ये हमारे क्या है? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। कि तुम x एक्सिस में x डिस्टेंस मूव करो, z एक्सिस में z मूव करो, y एक्सिस में y मूव करो। हाउ डू वी राइट इट इन टर्म्स ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट्स? ध्यान से देखो बेटा, ये हमने क्या लिया है? दिस इज फॉर इलेक्ट्रॉन, ये हम इलेक्ट्रॉन के लिए देख रहे हैं। ठीक है गाइस, y और z तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होनी चाहिए, दैट्स द ओनली क्राइटेरिया। तीनों परपेंडिकुलर है आपस में, वो तो दिख रहा है। जरूरी नहीं है कि हम इधर जेड ले इधर वाई ले, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए? अभी मैंने ऐसा ही लिया है, टेंशन ना लो, सही है। ओके, गुड। अब मैं क्या कहूंगा? डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस कितना है? आर। क्लियर है बेटा? तो ये आर हो गया हमारा। अब हमने कहा दैट आर इज मेकिंग एंगल थीटा विद द जेड एक्सिस। ये जो आर है इसका एंगल फ्रॉम द जेड एक्सिस कितना है? थीटा। क्लियर है यहां तक? तो ये कितना हो जाएगा बेटा? ये कितना हो जाएगा? दिस विल बी आर कॉस थीटा, दिस विल बी आर कॉस थीटा। क्लियर है यहां तक? और ये क्या बन जाएगा बच्चों हमारा? दिस लेंथ विल बी आर साइन थीटा। लेकिन हम कहेंगे अगर मैं इसको, सुनते आना बच्चों, इट वुड बी बेटर इफ आई मेक इट इन दिस मैनर। ये हमारा क्या हो गया? दिस इज, मैं इसको एक और बना देता हूं, 1 सेकेंड। ये हमारा हो गया, इसको थोड़ा सा मैं डायग्राम स्लाइड चेंज कर रहा हूं ताकि तुम समझ सको। ये इस तरीके से जा रहा है, इट इज गोइंग समथिंग लाइक, कोई बात नहीं, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ये लिया मैंने, ठीक है ना? ये हमारा डिस्टेंस क्या था बच्चों? आर साइन थीटा था। ये जो था दिस वाज आर साइन थीटा। ठीक है, मैंने उसको, जो इसको भी मैं आर साइन थीटा लिख सकता हूं, लिख सकता हूं या नहीं? क्लियर है गाइस? दिस लेंथ विल बी व्हाट? दिस लेंथ इज आर साइन थीटा। कोई डाउट किसी बच्चे को यहां तक? बोलो गाइस, क्लियर टू एवरीबॉडी? दिस लेंथ इज आर साइन थीटा। ये सही पूछा जाए तो ये आर साइन थीटा इज द प्रोजेक्शन ऑफ आर इन एक्स वाई प्लेन। लेट मी रिपीट जो मैंने बोला है, ये जो आर साइन थीटा है दिस इज प्रोजेक्शन ऑफ आर इन एक्स वाई प्लेन। ये थोड़ा समझने में दिक्कत आएगी, पे अटेंशन। हम प्रोजेक्शन कैसे समझते हैं उसको देखो। अगर हमारे पास ये आर है, ओके, ये आर है, इसका प्रोजेक्शन इन एक्स एक्सिस इज दिस गाइस। समझ में आ रहा है? प्रोजेक्शन क्या होता है कि तुमने उस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, इस पॉइंट से क्या ड्रॉप कर दिया? परपेंडिकुलर। ये जो लेंथ है दिस इज योर प्रोजेक्शन ऑफ आर इन एक्स एक्सिस। क्लियर है यहां तक? दिस इज प्रोजेक्शन ऑफ आर इन एक्स एक्सिस।
तो ये जो हमारा आर साइन थीटा है, लुक एट द डायग्राम जो मैंने बनाया है, इसमें आर साइन थीटा ये जो है, दिस इज प्रोजेक्शन ऑफ आर इन एक्स वाई प्लेन। ये जो हमने बनाया है ये हमने एक्स वाई प्लेन कौन सा हो गया, ये प्लेन हो गया नहीं हो गया, दिस इज योर एक्स वाई प्लेन। इसमें प्रोजेक्शन ऑफ आर कितना होगा, आर साइन थीटा। मतलब हमने यहां से, यहां इस पॉइंट से यहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, परपेंडिकुलर किस पे, एक्स वाई प्लेन पे। इस प्लेन पे हमने क्या ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर। और ये जो लेंथ है, दिस इज प्रोजेक्शन ऑफ आर इन एक्स वाई प्लेन। क्लियर टू एवरीबॉडी, गुड। अब दूसरे एंगल पे आते हैं जो कि हमारा क्या था, फाई। क्या बेटा, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट और रुक जाओ, फिर मैं समझाता हूं। पे अटेंशन। ये आर साइन थीटा अभी तक इतना, जितना मैंने समझाया उतना थोड़ा बहुत तो समझ आया होगा, उसको मैं अभी कंप्लीट करता हूं। फिर मैं क्या बता रहा था तुम्हें, फाई। फाई एंगल कौन सा है, फाई इज द एंगल विच दिस लाइन मेक्स विद द एक्स एक्सिस। ये जो प्रोजेक्शन है आर का इन एक्स वाई प्लेन, इट इज मेकिंग एंगल फाई विद द एक्स एक्सिस। ये क्या है बेटा, दिस इज फाई। गॉट दैट, ये क्या हो गया, फाई। ओके, दिस इज द एंगल विच प्रोजेक्शन ऑफ आर इन एक्स वाई प्लेन मेक्स विद द एक्स एक्सिस। प्रोजेक्शन ऑफ आर इन एक्स वाई प्लेन ये है, एंड इट इज मेकिंग एंगल फाई विद द एक्स एक्सिस। कोई डाउट, जो मैंने बोला है वो चीज तो समझ आ गई होगी, गुड। तो अब हाँ बेटा, अभी करते रहो, लीव दैट क्वेश्चन, गो ऑन। ठीक है गाइस, अब इसको देखो। अब हम बेसिकली इसको मान के चल रहे हैं एज आर, इसको आर ट्रीट करो, तो हमारा ये डिस्टेंस क्या आ जाएगा बेटा, ये अब मैं प्रोजेक्शन, ये जो अब मैं देख रहा हूं ये लेंथ, दिस इज प्रोजेक्शन। ये क्या है, ये प्रोजेक्शन ऑफ आर साइन थीटा है इन एक्स एक्सिस। ये जो मैंने लाइन ड्रॉ करी है ये वाली, दिस इज प्रोजेक्शन ऑफ आर साइन थीटा इन एक्स एक्सिस। क्लियर है, तो ये क्या बन जाएगा, जैसे हम इसको अगर मैं ए मान लेता हूं, अगर मैं इस लेंथ को ए मान लूं, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ए कॉस फाइव। ये लेंथ क्या हो जाएगी, इफ दिस इज ए देन दिस इज ए कॉस फाइव। गॉट दैट। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ये ए एक्चुअली हमारा क्या था, आर साइन थीटा, तो इट विल बी आर साइन थीटा कॉस फाइव। गॉट दैट। और अब देखते हैं, हाँ तो ए वॉज आर साइन थीटा, मैं वो कह रहा था, दिस इज ए एंड दिस इज ए कॉस फाइव। ए हमारा क्या था, आर साइन थीटा, और ये हमारी लेंथ क्या बन जाएगी, ये वाली लेंथ, ये लेंथ क्या हो जाएगी, दिस लेंथ। ये लेंथ क्या बनी, ये बन जाएगा ए साइन फाइव, या फिर मैं इसे लिख सकता हूं आर साइन थीटा साइन फाइव। बोलो हाँ है ना, क्लियर है यहां तक, इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट। तो हम क्या कहेंगे, एक्स एक्सिस में, एक्स एक्सिस के अंदर अगर हम देखें तो लेंथ कितनी थी बेटा, आर साइन थीटा कॉस फाइव थी। तो क्या मैं लिख सकता हूं एक्स इज नथिंग बट आर साइन थीटा कॉस फाइव। वाई कितना आ रहा है बेटा हमारा, वाई एक्सिस में डिस्टेंस कितना आ रहा है, वाई इज आर साइन थीटा साइन फाइव। और जो हमारा जेड होगा उसमें क्या आएगा बेटा, हाँ आर कॉस थीटा, सिंपली आर कॉस थीटा इन जेड एक्सिस। क्लियर है यहां तक, समझ गए। एंड ऑल्सो वी नो वन मोर थिंग, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कितना आएगा, इट विल बी इक्वल टू आर स्क्वायर। जैसे तुम मानते थे ना गाइस, पहले पढ़ते थे कि एक क्यूबॉइड में
लेंथ ऑफ डायगोनल कितना होता था बच्चों? ये अगर हम ड्रॉ कर रहे हैं तो ये डायगोनल कौन सी की बात कर रहा हूं मैं, यहां से जाता हुआ, वो क्या होता था? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। याद आ रहा है नहीं याद आ रहा है बच्चों? रिमेंबर दिस और नॉट? तो वही चीज काइंड ऑफ हम यहां पे कर रहे हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। क्लियर टू एवरीबॉडी? ये हमारा रिलेशन है बिटवीन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स एंड पोलर फॉर्म। ये फैक्ट टू रिमेंबर है, इसके ऊपर क्वेश्चन रेयरली आएगा, लेकिन जितना भी समझ में आ गया उतना सही है। अगर तुम इसे याद कर लो दैट इज इवन बेटर। ठीक है, कि ये जो हमने जो भी अभी मेहनत करी समझाने के लिए करी है, वो अगर तुम याद कर लेते हो दैट इज वेरी इजी फॉर यू एज वेल एज फॉर मी। ठीक है, क्योंकि ये जो प्रोजेक्शन है ये एक्चुअली तुम्हारा किस में आ रहा होता है? 3D में आ रहा होता है, प्रोजेक्शन ऑफ अ लाइन ऑन अनदर लाइन। ठीक है ना गाइस? ये प्रोजेक्शन से समझ में आता है कि हमने कहा ऐसे मान के चलो ये आर है, ये थीटा है, हमें आर का इस लेंथ का प्रोजेक्शन चाहिए किस पे? ऑन दिस लाइन। तो प्रोजेक्शन क्या होता है? इस पॉइंट के से तुम परपेंडिकुलर ड्रॉप करो लाइन एल पे, और ये लेंथ, दिस इज द प्रोजेक्शन ऑफ आर ऑन दैट लाइन। तो सिंपल सी बात है, प्रोजेक्शन जब भी देखोगे इट विल बी आर कॉस थीटा, दैट इज द प्रोजेक्शन। समझ में आया नहीं आया? गुड। और जो डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम लाइन है वो क्या हो जाएगा? आर साइन थीटा। क्लियर है यहां तक? प्रोजेक्शन इज आर cos theta and the distance of this point from the line is r sin theta. ट्रिग्नोमेट्री यूज करिए और कुछ ज्यादा यूज नहीं किया है। ठीक है ना गाइस? गुड। इन इक्वेशंस का जो यूज हो रहा होता है वो नोड्स में होता है, समथिंग दैट यू विल लर्न इन द नेक्स्ट क्लास। इसका यूज जहां पे आता है वो नोड्स में आता है। ठीक है, उसको अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेट अस गो फर्दर अहेड। यहां तक समझ गए? गुड। तो ये जो एक्स वाई जेड थे ये क्या बता रहे थे? एक्स वाई जेड आर coordinates of electron with respect to nucleus. ओके, समझ में आया नहीं आया बच्चों? एक्स वाई जेड आर द coordinates of electron with respect to nucleus, and this is the relation that we get between the Cartesian form and the polar form beta. ठीक है, समझ गए? गुड। अच्छा, यहां पे मैं तुम्हें एक चीज बता दूं बच्चों, व्हाट इज अ नोड? मैंने भी कहा था ना नोड्स के टाइम पे इसकी जरूरत पड़ेगी। Nodes are region in space where इलेक्ट्रॉन को पाए जाने की प्रोबेबिलिटी इज जीरो। जहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जा सकता वो उस रीजन को हम क्या बोलते हैं? नोड। ये आगे भी हम करेंगे। पी ऑफ ई हमारा वन कहीं नहीं हो सकता, जीरो कुछ रीजन आ जाते हैं जहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन जीरो आ जाएगा। There are regions in space where probability of finding electron is maximum, but not one. वन का तो मतलब ये इलेक्ट्रॉन वहीं पे पाया जाएगा। ये याद है हाइजेनबर्ग के टाइम पे मैंने बताया था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी वन। वन का तो मतलब इलेक्ट्रॉन वहीं पे है, राइट? प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन कैन बी मैक्सिमम एट अ रीजन इन स्पेस, एंड दैट मैक्सिमम डज नॉट मीन प्रोबेबिलिटी वन। मैक्सिमम को ऐसे मान के चलो लाइक 0.9, जहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन 0.9 है, हम कहेंगे वहां पे इलेक्ट्रॉन पाया जा सकता है। गॉट दैट? उस रीजन को हम क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल। हाँ बोलो। सर आपने तो बोला था कि जब हम दूर जाते जाते हैं तो जीरो कभी भी नहीं हो सकती। हाँ बताया था, तो फिर अभी जीरो कैसे? ये मैं अभी बताऊंगा, गिव इट टाइम। ओके, आई विल एक्सप्लेन दैट। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था तुम्हें? आई वाज सिंपली स्टेटिंग कि तुम्हारा प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन जहां पे हाई है उस रीजन को हम क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल। और जहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन जीरो होता है
उस रीजन को हम क्या बोलते हैं? नोड. गॉट दैट गाइस? ऑर्बिटल इज अ रीजन वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज हाई एंड नोड इज अ रीजन वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज जीरो. क्लियर है यहां तक? तो हम क्या कर रहे होते हैं, ज्यादा नोड्स के टाइम पे इन चीजों को यूज कर रहे होंगे. क्लियर है यहां तक? समझ गए? गुड. अच्छा, एक बेसिक चीज बच्चों, एक बेसिक चीज. कैन अ नोड एंड ऑर्बिटल इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट? भाई नोड वो रीजन है जहां पे इलेक्ट्रॉन पाया ही नहीं जा सकता, जीरो. ऑर्बिटल इज अ रीजन जहां पे इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी इज हाई या मैक्सिमम, लेट अस से. तो ऑर्बिटल एंड नोड नेवर इंटरसेक्ट. जहां पे ऑर्बिटल होगा वहां पे नोड नहीं होगा. सिंपल. क्लियर है या नहीं बच्चों? दैट्स गुड. ग्रेट. रादर हर एक बच्चा समझ गया यहां तक? फाइन. तो लेट अस गो फर्दर अहेड. व्हेन, जब हमने श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व किया, व्हेन श्रोडिंगर इक्वेशन equation wave equation rather, when Schrodinger wave equation in polar coordinates was solved for a hydrogen atom, it gave wave equation. उसने क्या दिया? वेव इक्वेशन दिया, वेव फंक्शन रहता, वेव फंक्शन दिया, जिसे हमने क्या बोला? साई, in terms of r, theta and phi. It gave wave function psi, ये psi है, in terms of r, theta and phi. बच्चों क्लियर है यहां तक? समझ गए? गुड. उसने एक वेव फंक्शन दिया psi in terms of r, theta and phi. बच्चों ओके. मैं इसको एक चीज और लिख देता हूं यहां पे. these these give energy states for electron. इस साइज से क्या पता चलता है? एनर्जी स्टेट्स फॉर इलेक्ट्रॉन. ओके. क्लियर है यहां तक? दीज, ये जो हमारा साई है, इट गिव्स, मतलब मैं ऐसे लिखता हूं, 1 सेकेंड बच्चों, लेट मी राइट दिस डाउन लाइक दिस. ये जो एनर्जी स्टेट्स हैं उन्हीं के कॉरेस्पॉन्डिंग साई बनते हैं. ठीक है ना गाइस? क्लियर है यहां तक? मैं इसको, लेट मी राइट इट डाउन लाइक दिस. स्टेटमेंट बनाते हुए थोड़ा दिक्कत आ रही है बच्चों, 1 मिनट रुको. गिव, इट गिव, होल्ड ऑन अ सेक बच्चों. इट गिव एनर्जी, पॉसिबल एनर्जी स्टेट्स. इट गिव पॉसिबल, हाँ उसे काट दो, एनर्जी स्टेट्स एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन. अब ठीक है. वेव फंक्शन psi in terms of r, theta and phi. बच्चों अब क्लियर है? जब हमने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व किया तो इट गेव अस पॉसिबल एनर्जी स्टेट्स, कि कौन कौन सी एनर्जी स्टेट्स अवेलेबल है इलेक्ट्रॉन के लिए, और उनके कॉरेस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन. हर एनर्जी स्टेट का अलग वेव फंक्शन होगा. ठीक है बच्चों? हर एक एनर्जी स्टेट का अलग वेव फंक्शन होगा. गॉट दैट? अब हमने कहा द atomic orbital, the atomic orbital is product of two factors.
जो ऑर्बिटल है जहां पे इलेक्ट्रॉन पाया जा सकता है, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स। पहला, रेडियल पार्ट डिनोटेड एज आर। दूसरा, एंगुलर पार्ट, ये डिनोटेड बाय नहीं, मैं अभी बताता हूं, थीटा एंड फाई। ये आर पे डिपेंड कर रहा है और ये थीटा और फाई पे डिपेंड कर रहा है। रेडियल पार्ट जो आर पे डिपेंड कर रहा है और एंगुलर पार्ट जो थीटा और फाई पे डिपेंड कर रहा है। रेडियल पार्ट बताता है कि न्यूक्लियस एट अ डिस्टेंस आर इलेक्ट सुनो बच्चों, रेडियल पार्ट क्या बताता है? एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन कहां कहां पे पाया जा सकता है, दैट इज डिनोटेड बाय रेडियल पार्ट ऑफ वेव फंक्शन। जो वेव फंक्शन था हमारा, जिससे एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बारे में इंफॉर्मेशन पता चलती है, उसके दो पार्ट थे। एटॉमिक ऑर्बिटल के बारे में इंफॉर्मेशन पता चलती है वेव फंक्शन से। वेव फंक्शन के दो पार्ट है, एक है रेडियल पार्ट, एक है एंगुलर पार्ट। रेडियल पार्ट डिपेंड्स ऑन आर एंड द एंगुलर पार्ट डिपेंड्स ऑन थीटा एंड फाई। क्लियर है बच्चों? ये आर पे जो डिपेंडेंस है एटॉमिक ऑर्बिटल की या साई वेव फंक्शन की, वो हमारा रेडियल पार्ट में आ रहा है, और जो थीटा और फाई पे डिपेंडेंस है वो हमारा एंगुलर पार्ट में हम ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है? जैसे एग्जांपल दे रहा हूं मैं, अगर हम कहें एट अ डिस्टेंस, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रॉन कहां कहां पाया जाएगा, वो हम देखेंगे रेडियल पार्ट में। और एक पर्टिकुलर एंगल फ्रॉम जेड एक्सिस एंड द प्रोजेक्शन ऑफ दैट आर का एंगल विद एक्स एक्सिस, बेसिकली थीटा और फाई, उस पे हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन क्या होगा, वो सारी इंफॉर्मेशन किससे पता चलती है? एंगुलर पार्ट। क्लियर है यहां तक? गुड, ग्रेट। अब देखो, एनर्जी स्टेट्स मैं लिख रहा हूं बच्चों, लिखते जाओ साथ में। एनर्जी स्टेट्स एंड corresponding wave functions which एनर्जी स्टेट्स के बारे में कि इलेक्ट्रॉन कौन से एनर्जी स्टेट में और उनका जो वेव फंक्शन है, दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय सेट ऑफ थ्री क्वांटम नंबर्स। आइडिया क्या है? ये जो तुम्हारा कर्व्स हैं, जो हमारे वेव फंक्शन के जो कर्व अभी हम पढ़ेंगे आगे, दोज आर टू डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। तो लोगों ने कहा उसका सिंप्लीफाइड वर्जन हमें दो। तो सिंप्लीफाइड वर्जन में आए क्वांटम नंबर्स। तीन क्वांटम नंबर्स की हेल्प से यू कैन आइडेंटिफाई अ ऑर्बिटल विद द सेट ऑफ थ्री क्वांटम नंबर्स। इनकी हेल्प से यू कैन फाइंड आउट इंफॉर्मेशन अबाउट अ ऑर्बिटल। ठीक है बच्चों? जो तीन क्वांटम नंबर हैं वो कौन कौन से हैं? एन, जिसे बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एल, जिसे बोलते हैं इट डिनोट्स, ये तीनों ही एक ऑर्बिटल के बारे में इंफॉर्मेशन बता रहे होते हैं। ठीक है बच्चों? ये तीनों ही ऑर्बिटल के बारे में इंफॉर्मेशन बता रहे होते हैं। एक ऑर्बिटल के बारे में सारी इंफॉर्मेशन निकालने के लिए तुम्हें ये तीन क्वांटम नंबर चाहिए। अजीमुथल क्वांटम नंबर, और एमएल इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है बच्चों? इन तीन क्वांटम नंबर्स की हेल्प से वी कैन आइडेंटिफाई या वी कैन गेट ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट अ ऑर्बिटल गाइस। ठीक है बच्चों? दे these three quantum numbers, they are because of, as a consequence of, they are a consequence of Schrodinger wave equation.
श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का सिंप्लीफाइड वर्जन इज दीज क्वांटम नंबर्स। जब श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करा, जब उसका सॉल्यूशन निकाला, तो यू गॉट दीज क्वांटम नंबर्स। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को जब सॉल्व किया गया, तब तुम्हारे 3 क्वांटम नंबर निकल के आए। हाँ बेटा बोलो। इन सॉल्यूशन टू श्रोडिंगर वेव इक्वेशन दे अराइज एज अ कॉन्सिक्वेंस, एज अ कॉन्सिक्वेंस, ये इस वर्ड की बात कर रहे हो। दे अराइज एज अ, they arise as a consequence in solution to Schrodinger wave equation। ठीक है बच्चों, गुड। नाउ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ये हमारा हाइड्रोजन के लिए तो आसानी से निकल जाता है, लेकिन इट कैनॉट बी सॉल्व, वेव इक्वेशन कैनॉट बी सॉल्व exactly solved, rather cannot be exactly solved for multi-electron atom। मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम के लिए इसे प्रॉपरली सॉल्व नहीं कर सकते। सो अप्रोक्सीमेशन इज डन, सो approximation is done to get accurate results। ओके भाई, श्रोडिंगर ने एक इक्वेशन दे दी जिसके सॉल्यूशन से क्या निकल के आए, क्वांटम नंबर्स। ऑर्बिटल के बारे में सारी इंफॉर्मेशन किससे पता चल जाती है, 3 क्वांटम नंबर्स की हेल्प से, प्रिंसिपल, अजीमुथल एंड मैग्नेटिक। इन 3 क्वांटम नंबर्स की हेल्प से यू कैन आइडेंटिफाई एवरीथिंग अबाउट अ एटॉमिक ऑर्बिटल। क्लियर है बच्चों? गुड। नाउ लेट अस डिस्कस फीचर्स ऑफ quantum mechanical model of atom। ओके पहली चीज, एनर्जी ऑफ अ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज क्वांटाइज्ड। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, एक मिनट रुक जाओ, इज क्वांटाइज्ड। ओके ये हम ये कहना चाह रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर ऑर्बिटल के अंदर उसकी एनर्जी फिक्स्ड होगी, जो कि बोर भी कह रहा था। हाँ है ना, बोर ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट इज फिक्स्ड। यहां पे ऑर्बिट के बजाय बस क्या आ गया, ऑर्बिटल। इन एन ऑर्बिटल इट इज फिक्स्ड, क्वांटाइज मतलब फिक्स्ड। सेकंड, एग्जैक्ट पोजीशन and velocity of electron cannot be determined simultaneously। ये किसने कहा था गाइस, डी ब्रॉगली ने या हाइजेनबर्ग ने? कि एग्जैक्ट पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी डिटरमिन्ड साइमल्टेनियसली, ये किसने कहा था, डी ब्रॉगली या हाइजेनबर्ग? बताओ बच्चों। हाइजेनबर्ग ने कहा था। याद आ रहा है, नहीं याद आ रहा है? डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाय 4 पाई। गुड। थर्ड, द वेव फंक्शन, the wave function psi for an electron represents an atomic orbital in an atom। वेव फंक्शन से क्या पता चलता है, ऑर्बिटल के बारे में इंफॉर्मेशन पता चलती है। इन ईच ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन हैज डेफिनेट एनर्जी।
जो कि हमने फर्स्ट पॉइंट में लिखा है। एंड अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एन ऑर्बिटल कैनॉट हैव, किसी भी ऑर्बिटल में दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं आ सकते। कैनॉट हैव मोर देन टू इलेक्ट्रॉन्स। किसी भी ऑर्बिटल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं आ सकते। गॉट दैट? फोर्थ, द प्रोबेबिलिटी ऑफ finding electron at a point within an atom is proportional to square of, ये स्क्वायर लिख देता हूं, मैं पूरा लिख देता हूं, is proportional to square of orbital wave function. स्क्वायर ऑफ ऑर्बिटल वेव फंक्शन क्या हो जाएगा बच्चों? बेसिकली साई स्क्वायर। एट दैट पॉइंट, विद इन, भाई स्क्वायर ऑफ प्रोबेबिलिटी वेव फंक्शन। हाँ बेटा, हाँ हाँ, 1 सेकेंड, 1 मिनट रुक जाओ। हाँ बच्चों, मैं क्या कह रहा था तुम्हें, प्लीज पे अटेंशन गाइस। जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन है, सुनते आना बच्चों, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन है दैट इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ ऑर्बिटल वेव फंक्शन। ठीक है गाइस? मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ ऑर्बिटल वेव फंक्शन साई स्क्वायर। इसे हम बोलते क्या है? साई स्क्वायर इज नोन एज probability density. Clear? Psi square is known as probability density. Psi was orbital wave function. Psi square is probability density function. ठीक है बच्चों? और जो probability of finding electron है that is proportional to psi square. Probability of finding electron is proportional to psi square. Got that? Directly proportional to psi square. Okay? Good. अब बच्चों let us see, यहां तक कर लिया? नाउ लेट अस सी बच्चों, साई मैं लिख भी देता हूं इसे, साई इज प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड। साई को हम क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड। और साई स्क्वायर को बोलते हैं हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। वी कॉल इट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। गॉट इट? फिजिकली साई रिप्रेजेंट्स एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव। ओके, ठीक है बच्चों? गुड, कर लिया नोट हर एक ने? अब आते हैं ऑर्बिटल्स का प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन डज नॉट बिकम जीरो। जीरो even at large distance from nucleus. Though it may become negligible, though it may
become negligible. ठीक है guys, got it? We draw boundaries. ऑर्बिटल्स को कैसे दिखाते हैं? We draw boundaries that enclose region, that enclose region where probability of finding electron is maximum. Maximum मतलब से roughly 90%. जहां पे probability of finding electron 90% है, उस रीजन के अराउंड हम बाउंड्री बना देते हैं, एंड दैट इज नोन एज द ऑर्बिटल गाइस. ठीक है, हमने बाउंड्री बना दी कि यहां पे इस रीजन के अराउंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम है, सो दिस इज द ऑर्बिटल बच्चों. ठीक है, गुड. एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेथड भी होता है टू ड्रॉ ऑर्बिटल. इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेथड इज अनदर वे टू ड्रॉ ऑर्बिटल. इसमें हम क्या करते हैं? वी मेक डॉट्स and the intensity of dots represents probability of finding electron in a particular region. Okay, हम डॉट्स बनाते जाएंगे. जहां पे डॉट्स पास पास हैं वहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा है. जहां पे डॉट्स कम कम है या दूर दूर है वहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन कम है बच्चों. समझ आया नहीं आया? जैसे हमने ये डॉट्स बना दिए, जहां पे डॉट्स पास पास हैं और ज्यादा हैं वहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा है. जहां पे डॉट्स कम है वहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन कम है. और जहां पे कोई डॉट्स नहीं है वो हमारा क्या हो गया? नोड. प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन वहां पे क्या है? जीरो. जहां पे डॉट्स नहीं है वहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन जीरो है. गॉट इट? डॉट जितने पास होते जाएंगे वहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन उतना ही बढ़ता जाएगा. कर लो नोट. ओके, गुड. डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल. नहीं, आइडिया समझ गए ना? जहां पे जितने ज्यादा डॉट्स होंगे वहां पे इलेक्ट्रॉन की पाए जाने के चांसेस उतने हाई होंगे. डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल. nth ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते? nth ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? कैन हैव मैक्सिमम 2n square electrons. Any orbital can have मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर और नॉट? ओके, ऑर्बिट और ऑर्बिटल के बीच में डिफरेंस बता रहा हूं मैं. ऑर्बिट्स आर ऑलवेज सर्कुलर इन शेप. ऑर्बिट्स, हाँ, 2n square. ऑर्बिट्स आर सर्कुलर इन शेप, whereas orbitals have different shapes. They might be spherical, they might be dumbbell, they might be double dumbbell. Okay, got that? Good. Clear to everybody? क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? अच्छा, मैं एक चीज बता दूं तुम्हें बिफोर आई गो ऑन टू क्वांटम नंबर्स. एन ऑर्बिटल ऑफ स्मॉलर साइज, अगर ऑर्बिटल का साइज छोटा है इसका मतलब क्या है बच्चों? दैट देयर
is more chance of finding electron near nucleus. जितना छोटा ऑर्बिटल का साइज उतना वो न्यूक्लियस के पास होगा. क्लियर है यहां तक? जितना छोटा ऑर्बिटल का साइज उतना उसके न्यूक्लियस के पास पाए जाने की चांसेस ज्यादा है. उसमें अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, उस ऑर्बिटल में अगर इलेक्ट्रॉन है तो उसके न्यूक्लियस के पास पाए जाने की चांसेस ज्यादा होंगे. If the orbital is of smaller size, that means the electron is close to the nucleus. Chances of finding electron are close to the nucleus. Okay? Good. Quantum numbers. Quantum numbers. Right. Note that down. In order to specify, हमें क्या क्या आइडेंटिफाई करना है? साइज ऑफ ऑर्बिटल. अभी मैंने बताया था साइज छोटा होगा तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस पे के पास पाए जाने के उसके चांसेस ज्यादा होंगे. हाँ है ना? क्लियर है? तो वी नीड टू नो द साइज ऑफ ऑर्बिटल, वी नीड टू नो द एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल, वी नीड टू नो द शेप ऑफ ऑर्बिटल, एंड वी ऑल्सो नीड टू नो द ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल. इन चारों चीजों को पता लगाने के लिए 3 क्वांटम नंबर्स आर रिक्वायर्ड. इन चारों चीजों को पता लगाने के लिए यू नीड 3 क्वांटम नंबर्स. मैंने बता दिया है कौन कौन से प्रिंसिपल, अजीमुथल और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर. गॉट दैट? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिनोटेड बाय n, अजीमुथल क्वांटम नंबर डिनोटेड बाय l, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर. ये तीनों के तीनों क्या बता रहे हैं? दे आर गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट? ऑर्बिटल. ये ऑर्बिटल के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं. लेकिन अगर तुम्हें इलेक्ट्रॉन के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, इन ऑर्डर टू स्पेसिफाई एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के बारे में अगर इंफॉर्मेशन चाहिए तो एक एडिशनल क्वांटम नंबर की जरूरत पड़ती है. स्पिन क्वांटम नंबर. उसे क्या बोलते हैं? स्पिन क्वांटम नंबर. इट इज नीडेड. स्पिन क्वांटम नंबर की जरूरत पड़ती है इफ यू नीड टू स्पेसिफाई एन इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन के बारे में इंफॉर्मेशन के लिए यू नीड वन मोर क्वांटम नंबर, दैट इज स्पिन क्वांटम नंबर. गॉट इट? गुड. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये क्वेश्चन आ जाता है ऑर्बिटल के लिए. इट इज डेजिग्नेटेड बाय, इसके लिए ये, हाँ ये दिख रहा है नहीं दिख रहा है बेटा? ऊपर करना है. ओके, नोट इट डाउन. नोट इट डाउन बच्चों. कर लिया नोट? क्या कर रहे हो? हाँ बेटा. ऑल राइट. ऑर्बिटल इज डेजिग्नेटेड बाय 3 क्वांटम नंबर्स. कौन कौन से? N, L, Ml. And electron is designated by 4 quantum numbers. इलेक्ट्रॉन के बारे में इंफॉर्मेशन निकालनी है, यू नीड 4 क्वांटम नंबर, जिसमें एक हो गया N, L, Ml और Ms या S बोलते हैं. क्लियर है गाइस? तो नाउ लेट अस स्टार्ट विद प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. बेटा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर समझो ये. अब मैं तुम्हें यहां पे बिफोर आई स्टार्ट मैं तुम्हें एक चीज बता दूं. एक एटम में होते हैं शेल्स, शेल्स में होते हैं सब शेल्स, सब शेल्स में होते हैं ऑर्बिटल्स, और ऑर्बिटल्स में होते हैं इलेक्ट्रॉन्स. गॉट दैट? 4 क्वांटम नंबर्स
N, L, ML, MS. MS is for spin quantum number. बेटा याद रखो, शेल्स होते हैं, शेल्स में सब शेल्स होते हैं, सब शेल्स में ऑर्बिटल्स होते हैं, ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. क्लियर टू एवरीबॉडी? दैट्स गुड, दैट्स ग्रेट. तो मैं तुम्हें ये बता रहा था कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तुम्हें इसके बारे में क्या बताता है. इट determines the size and energy of orbital. ये क्या बताता है बच्चों? साइज एंड एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल. ठीक है, क्लियर है यहां तक? और वैसे एन किसको डिनोट कर रहा होता है? शेल को. एन किसको डिनोट कर रहा होता है? शेल को. एन टेल्स अस अबाउट कौन से शेल में इलेक्ट्रॉन है. समझ में आया नहीं आया? आई विल रिपीट. एन किसके बारे में बताता है? शेल के बारे में. और शेल में जो ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी के बारे में किससे पता चलेगा? एन से ही पता चलेगा. उस शेल के अंदर जो ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है उनका साइज और एनर्जी कौन बताता है? एन बच्चों. एक पर्टिकुलर शेल के अंदर जो ऑर्बिटल्स हैं उनका साइज और एनर्जी कौन बताता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन. क्लियर टू एवरीबॉडी? देखा गया एनर्जी, देखा गया एनर्जी एंड साइज ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज. मैं किन की बात कर रहा हूं? बेसिकली सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज की, जिनमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है. इट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन एन. ओके बेटा? मतलब जैसे से एन बढ़ता जाएगा साइज ऑफ ऑर्बिटल और एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल बढ़ता जाएगा. ये हमें वैसे भी पता है, बोर में भी यही था. फर्स्ट ऑर्बिट में एनर्जी कम होती है, सेकंड ऑर्बिट में एनर्जी ज्यादा होती है, थर्ड में और ज्यादा होती है. समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए एनर्जी एंड साइज डिपेंड्स ओनली ऑन एन. क्लियर है गाइस? मैं इसको लिख देता हूं. फॉर हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज, एनर्जी and size of orbital depend only on n. ठीक है गाइस? हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज मतलब एक इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए एनर्जी और साइज ऑफ ऑर्बिटल सिर्फ किस पे डिपेंड करता है? एन पे. एन वैल्यूज बाय द वे ले क्या कह सकता है? 1 2 3 4 एंड सो ऑन, जिसको तुम पहले क्या पढ़ते थे? के एल एम एन, लाइक दैट. K denotes your first shell, L denotes your second shell, M third shell, N fourth shell. Clear to everybody or not? Good. अब याद रखो. हाँ बेटा, यहां तक कर लिया नोट? कर लो नोट. मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ गिवन शेल. एक गिवन शेल के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं? 2n². ठीक है गाइस? मतलब ये जो n है हमारा क्वांटम नंबर का, जो n है वो किससे सिमिलर है? बोर ऑर्बिट में जो बोर मॉडल था उसके अंदर जो ऑर्बिट होता था nth ऑर्बिट, अब उसकी जगह क्वांटम मॉडल में क्या आ चुका है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. मतलब बोर थ्योरी में जो ऑर्बिट था वो अब हमारा क्वांटम मॉडल के अंदर क्या है? n. हाँ बेटा बोलो, कुछ कह रहे थे? अभी वो बताता हूं. यहां तक समझ गए गाइस? क्लियर टू एवरीबॉडी? गुड. जो हमारा बोर मॉडल के अंदर n था वो हमारा प्रिंस यहां पे क्वांटम नंबर्स के अंदर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है. क्लियर टू एवरीबॉडी? वहां पे हम कहते हैं ना एक ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? मैक्सिमम 2n². यहां पे उस n की जगह हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से उसे रिप्लेस कर दिया.
ओके गुड। तो मुझे बताओ फर्स्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं मैक्सिमम? n1 डालो 2। सेकंड शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं मैक्सिमम? 8। थर्ड शेल में? राइट। और फोर्थ शेल में? दैट्स गुड। n की वैल्यू हम चेंज करते जा रहे हैं 1 2 3 4। गेटिंग द आइडिया और नॉट? हर एक को क्लियर हो गया है? अब जिन बच्चों से जो हु आर स्टडिंग दिस फॉर द फर्स्ट टाइम वो बताएंगे, मुझे ध्यान सोच के बताना कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए एनर्जी और जो तुम्हारा साइज ऑफ ऑर्बिटल है वो किस पे डिपेंड कर रहा होता है? ओनली ऑन एन। अब मैं बता दूं मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए, एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन जिनमें है, उनमें एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल किस पे डिपेंड करता है? इट नॉट ओनली डिपेंड्स ऑन एन, इट डिपेंड्स ऑन एल ऑल्सो। मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज में एनर्जी ना केवल एन पे डिपेंड करती है, वो एन और एल दोनों पे डिपेंड करती है। जैसे हीलियम ले लिया, लिथियम ले लिया, बेरिलियम ले लिया। अगर तुम He+ की बात कर रहे हो, अगर तुम He+ की बात कर रहे हो, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? सिर्फ एक। Li2+ की बात कर रहे हो, उसमें सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन है? एक। Li2+ बोला है मैंने। इन सब के लिए एनर्जी डिपेंड्स ओनली ऑन एन। लेकिन मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज जैसे He, Li, Be, इनमें एनर्जी डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन एन, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन एल। एल बीइंग योर अजीमुथल क्वांटम नंबर। समझ में आया नहीं आया? गुड, ग्रेट, फाइन। तो अब आते हैं नेक्स्ट पे, अजीमुथल क्वांटम नंबर। इसके दो और नाम है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज सब्सिडियरी क्वांटम नंबर। ठीक है, ये तीनों उसी के नाम है। इससे ऑर्बिटल के बारे में क्या पता चलता है? वैसे तो ये सबशेल को डिनोट कर रहा होता है। किसको डिनोट कर रहा होता है? सबशेल इनसाइड अ गिवन शेल। इट डिनोट्स अ सबशेल इनसाइड अ गिवन शेल बेटा। तो हम क्या कहेंगे, ये ऑर्बिटल के बारे में क्या बता रहा है? इट टेल्स अस अबाउट द शेप ऑफ ऑर्बिटल। इट डिफाइंस द शेप ऑफ ऑर्बिटल। क्लियर है यहां तक? इट डिफाइंस द शेप ऑफ ऑर्बिटल। फाइन। अब एल, ये हमारा क्या था बच्चों? दिस वाज एल। एल वैल्यूज क्या क्या ले सकता है? वैल्यूज एल कैन टेक, एल कैन takes values from 0 to n-1। एल क्या क्या वैल्यूज लेता है? 0 से लेके n-1 सारी वैल्यूज लेता है। L takes all values from 0 to n-1। ठीक है बच्चों? हाँ, 0 to n-1। It takes all values from 0 to n-1। हाँ। यहां तक समझ गया हर कोई बच्चा? ये बता रहा होता है सबशेल इनसाइड अ गिवन शेल, और यहां पे ईच एल वैल्यू डिनोट्स अ सबशेल। वैल्यू, ईच एल वैल्यू डिनोट्स अ सबशेल इन अ गिवन शेल। हर एल वैल्यू एक सबशेल बता रही होती है इनसाइड अ गिवन शेल, और एल वैल्यू से हमें ऑर्बिटल के बारे में क्या पता चल रहा होता है? शेप ऑफ ऑर्बिटल। ओके, तो बच्चों बताओ मुझे, n=1 के लिए एल क्या क्या वैल्यूज ले सकता है? बताओ मुझे फटाफट। n=1 के लिए एल क्या क्या वैल्यूज ले सकता है? एल वैल्यूज लेता है 0 से n-1। तो एल सिर्फ एक वैल्यू लेगा, वो है 0। अगर n 1 है
तो एल सिर्फ एक वैल्यू लेगा और वो वैल्यू क्या होगी बच्चों? 0। ओके, गुड। एन इक्वल टू 2 के लिए एल क्या क्या वैल्यूज ले सकता है? 0 और 1। एन इक्वल टू 2 के लिए एल क्या क्या वैल्यूज ले सकता है? 0 1 2। एन इक्वल टू 4 के लिए एल वैल्यूज क्या ले सकता है? करेक्ट। और एन इक्वल टू 5 के लिए एल वैल्यूज क्या ले सकता है? 0 1 2 3 4। और इससे हम कह सकते हैं फर्स्ट शेल, सुनते आना, फर्स्ट शेल के अंदर कितने सब शेल्स हैं? फर्स्ट शेल के अंदर कितने सब शेल्स हैं? सिर्फ एक, जो कि कौन सा है? एल इक्वल टू 0। सेकेंड शेल के अंदर कितने सब शेल्स हैं? दो। कौन कौन से? 0 और 1। एन इक्वल टू 3 के अंदर कितने सब शेल्स हैं? तीन सब शेल हैं, 0 1 2। एन इक्वल टू 4 में कितने सब शेल्स हैं? 4, 0 1 2 एंड 3। क्लियर है यहां तक? तो हमने कहा कि जो एल इक्वल टू 0 सब शेल है उसको बोलते हैं एस, इसे बोलते हैं एस सब शेल। एल इक्वल टू 1 को बोलते हैं पी सब शेल। एल इक्वल टू 2 को बोलते हैं डी सब शेल। एल इक्वल टू 3 को बोलते हैं एफ सब शेल। और एल इक्वल टू 4 को बोलते हैं जी सब शेल। एंड सो ऑन, जी के बाद एच, एच के बाद आई, आई के बाद जे, लाइक दैट। क्लियर है बच्चों? तो मुझे बताओ फर्स्ट शेल के अंदर सिर्फ कौन सा सब शेल है? फर्स्ट शेल के अंदर सिर्फ कौन सा सब शेल है? एस। इसमें सिर्फ 1 में सिर्फ एस है। 2 में कौन कौन से सब शेल्स हैं? एन इक्वल टू 2 में कौन कौन से सब शेल्स हैं? एस एंड पी, करेक्ट। 3 में कितने सब शेल्स हैं? करेक्ट। फोर्थ में कितने सब शेल्स हैं? और फिफ्थ में कितने हैं? 5s 5p 5। करेक्ट। समझ में आया नहीं आया बच्चों? श्योर, क्लियर टू एवरीबॉडी? गुड। अब ये तो हमने पढ़ लिया कि एक शेल, पर्टिकुलर शेल के अंदर कौन कौन से सब शेल्स हो सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं एस सब शेल। सब शेल में क्या होते हैं बच्चों? ऑर्बिटल्स। शेल में होते हैं सब शेल, सब शेल में होते हैं ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स की शेप किससे पता चलती है? एल वैल्यू से। अजीमुथल क्वांटम नंबर टेल्स अस द शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। एस सब शेल की शेप होती है स्फेरिकल, इट इज स्फेरिकल इन शेप। एस सब शेल के जो भी ऑर्बिटल्स हैं वो क्या होंगे? दे विल बी स्फेरिकल इन शेप। पी सब शेल के जो ऑर्बिटल्स हैं दे आर डम्बल इन शेप, दे आर डम्बल इन शेप। डी सब शेल के जो ऑर्बिटल्स हैं दे आर डबल डम्बल इन शेप, दे आर डबल डम्बल इन शेप। ये ऑर्बिटल्स की शेप देख रहे हैं। एफ की इतनी खराब है उसका हमने नाम ही नहीं दिया। फॉर द टाइमिंग वी आर नॉट डिस्कसिंग द नेम ऑफ द शेप ऑफ एफ सब शेल के ऑर्बिटल। ठीक है बच्चों? एस आर स्पेरिकल, पी आर डम्बल, डी आर डबल डम्बल। गॉट दैट? क्लियर टू एवरीबॉडी? अब आते हैं गाइस, यहां तक सब्सिडियरी क्वांटम नंबर के बारे में सब कुछ समझ गए। वो ऑर्बिटल की क्या बता रहा होता है? शेप। हर एल वैल्यू क्या डिनोट कर रहा होता है? एक सब शेल को। एल वैल्यूज कहां से कहां तक लेता है? 0 से लेके n-1। क्लियर टू एवरीबॉडी? L, each L value denotes a subshell in a particular shell. F की भी हम डिस्कस नहीं कर रहे तो G तो और आ गया है। समझ गए? I will repeat
एस सब शेल की जो ऑर्बिटल है दे आर स्फेरिकल, पी सब शेल की जो ऑर्बिटल है दोज आर डम्बल, डी सब शेल की जो ऑर्बिटल है दे आर डबल डम्बल। क्लियर टू एवरीबॉडी? ग्रेट। अब आते हैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। यार एंगुलर मोमेंटम हमने पढ़ा था ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या था बच्चों? इन nth ऑर्बिट nh/2 पाई। अब हम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की बात करें, दैट इज गिवन एज रूट एल एल प्लस वन h/2 पाई। ये होता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम बच्चों, एल इंटू एल प्लस वन h/2 पाई। और h/2 पाई को तुम्हें याद ही होगा, हम क्या लिख देते थे? ये क्या है हमारा? रिड्यूस प्लैंक्स कांस्टेंट। बेसिकली h/2 पाई को क्या लिख दिया हमने? h डैश। दिस इज रिड्यूस प्लैंक्स कांस्टेंट। क्लियर और नॉट? तो इस हिसाब से मुझे बताओ 2s का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? इसके लिए एल वैल्यू क्या है बच्चों? एस के लिए एल वैल्यू क्या होती है? एस के लिए एल वैल्यू क्या होती है बच्चों? बताओ मुझे। एस के लिए एल वैल्यू क्या होती है? जीरो। हाँ है ना? तो तुम जीरो इंटू जीरो प्लस वन h/2 पाई, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या जाएगा? जीरो। अगर मैं कहता हूं टू पी, पी के लिए एल वैल्यू क्या होती है बच्चों? हाँ नहीं, पी के लिए टू पी। टू में देखो मैंने ही कहा था, टू में एल दो वैल्यूज लेगा, जीरो और वन, याद है? तो इसमें टू एस भी है, टू पी भी है। एल वैल्यू जीरो डिनोट कर रहा है टू एस, और एल वैल्यू वन डिनोट कर रहा है टू पी। समझ गए? तो मैंने टू पी का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम पूछा है। पी इज फॉर, पी सब शेल के लिए एल वैल्यू क्या होती है बच्चों? वन। तो यहां पे तुम एल वैल्यू वन डालोगे। क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई गाइस? टू पी ये बता रहा है सेकंड शेल, ये बता रहा है सेकंड शेल का पी सब शेल। क्लियर है? उसके ऑर्बिटल्स का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? वैल्यू पुट करो गाइस। रूट एल आया वन, एल प्लस वन आया टू, h/2 पाई क्या आएगा बच्चों? रूट टू h/2 पाई। समझ में आया नहीं आया? विल बी रूट टू h/2 पाई, और वी कैन राइट दिस डाउन एज रूट टू h डैश। क्लियर है या नहीं? अब मैं अगर 3D के लिए पूछता हूं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, डी का मतलब एल वैल्यू क्या बच्चों? डी का मतलब एल वैल्यू क्या होती है डी के लिए? बताओ मुझे। थ्री, करेक्ट। तो ये आ जाएगा रूट थ्री, सॉरी एल वैल्यू टू होती ना, थ्री कहां से आ गया भाई? हाँ 3D, एन इज थ्री, एल डी क्या होगा, एल वैल्यू क्या होगी? टू। एस इज एल इक्वल टू जीरो, पी इज एल इक्वल टू वन, डी इज एल इक्वल टू टू। समझ में आया नहीं आया? क्लियर है यहां तक? 3D का मतलब है एन इक्वल टू थ्री, एंड डी मीन्स एल इक्वल टू टू। एन थ्री है, एल टू है, तो एल की जब वैल्यू टू डालोगे ये क्या बनेगा बच्चे? एक्सप्रेशन बताना मुझे। हाँ या ना? क्लियर हुई ये चीजें नहीं हुई बेटा? जस्ट लेट मी नो। क्लियर टू एवरीबॉडी? दैट्स ग्रेट। तो हमारे को क्या करना है? रूट एल एल प्लस वन h/2 पाई फॉर्मूला यूज करना है। ये हमारा, अगर हमें सिंपली पूछा होता सेकंड ऑर्बिट में एंगुलर मोमेंटम क्या है, सेकंड ऑर्बिट पूछा होता तो हम क्या लगाते? nh/2 पाई। अगर हमें स्पेसिफाई किया हुआ है सबशेल, तो हम क्या निकालेंगे? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, विच इज गिवन एज रूट एल एल प्लस वन h/2 पाई। समझ गए? हर एक को ये चीज क्लियर हो गई है? ग्रेट। ये था एल इक्वल टू टू, ये था एल इक्वल टू वन। समझ गए? फाइन। अब आते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पे। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ml डिनोट करते हैं इसे या mb लिख देते हैं सिंपली? इट गिव्स इन्फो अबाउट, ये इंफॉर्मेशन किसके बारे में दे रहा होता है?
ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल के बारे में, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल विद रेस्पेक्ट टू कोऑर्डिनेट एक्सिस। और जितनी ओरिएंटेशन पॉसिबल है, नंबर ऑफ ओरिएंटेशन जितनी पॉसिबल है, उतने ही तुम्हारे पास ऑर्बिटल्स होते हैं। एक ऑर्बिटल को तुम जितने तरीके से ओरिएंट कर सकते हो, उतने ही ऑर्बिटल्स होंगे। ठीक है गाइस, आई विल रिपीट, ये इंपॉर्टेंट है। मुझे फिर से बताओ, जो हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो ऑर्बिटल के बारे में क्या बताता था? जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो ऑर्बिटल के बारे में क्या बताता था? साइज एंड एनर्जी। और वैसे एन किस चीज को डिनोट कर रहा होता है? शेल को। इट डिनोट्स अ शेल एंड इट टेल्स अस अबाउट द एनर्जी एंड साइज ऑफ ऑर्बिटल। सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही होती है? ओनली ऑन एन। मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? एन एंड एल। क्लियर? अब आते हैं अजीमुथल क्वांटम नंबर पे। एल क्या क्या वैल्यूज ले सकता है फॉर अ पर्टिकुलर एन? 0 to n-1। एल इक्वल टू 0 का मतलब एस सब शेल, एल इक्वल टू 1 का मतलब पी, एल इक्वल टू 2 का मतलब डी, एल इक्वल टू 3 का मतलब एफ। क्लियर है यहां तक? हाँ, वो मैग्नेटिक में आता है। ठीक है, ये जो हमारा था एन, फॉर अ पर्टिकुलर एन, जो एल वैल्यूज ले सकता है वो 0 to n-1 ले सकता है। क्लियर है? और हर एल वैल्यू किसको डिनोट कर रही है? एक पर्टिकुलर सब शेल को। और एल से हमें ऑर्बिटल के बारे में क्या पता चलता है? शेप उसकी। समझ आया नहीं आया? ईच एल वैल्यू डिनोट्स अ सब शेल इनसाइड अ गिवन शेल। इट टेल्स अस अबाउट द शेप ऑफ ऑर्बिटल, जिसका वो सब शेल, हाँ, जिस सब शेल का वो ऑर्बिटल है उससे हमें क्या पता चलता है? शेप ऑफ ऑर्बिटल। जो एस सबशेल के ऑर्बिटल है दे आर स्फेरिकल, पी सबशेल के ऑर्बिटल्स आर डम्बल, डी सबशेल के ऑर्बिटल्स आर डबल डम्बल। अब हम बात करें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की। ये बताता है ओरिएंटेशंस ऑफ ऑर्बिटल इनसाइड अ गिवन सबशेल। इट गिव्स अस द ओरिएंटेशंस ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ गिवन सबशेल। और जितनी ओरिएंटेशन पॉसिबल है उतने ही ऑर्बिटल होंगे। क्लियर है यहां तक? गुड। तो ml की वैल्यू कहां से कहां जाती है? ml फॉर पर्टिकुलर l takes values from -l to l. ml takes values from -l to l for a particular l, including 0, including 0। तो टोटल वैल्यूज कितनी ले रहा है? 2l+1 वैल्यूज ले रहा है। हाउ मेनी वैल्यूज इज इट टेकिंग? 2l+1 वैल्यूज। तुम देख सकते हो, -l to -1 l हो गया, 1 to l फिर l हो गया, और 0 एक काउंट कर लिया। टोटल ये इतनी वैल्यूज ले सकता है ml फॉर अ पर्टिकुलर l गाइस। तो देखो बच्चों, l इक्वल टू 0 के लिए ml क्या क्या वैल्यूज लेगा? l इक्वल टू 0 के लिए ml क्या क्या वैल्यूज लेगा? ओनली वैल्यू क्या लेगा? -0 to 0, बेसिकली एक ही वैल्यू लेगा। ml विल टेक ओनली 0 वैल्यू, एंड दिस वैल्यू रिप्रेजेंट्स अ ऑर्बिटल ऑफ s सबशेल। l इक्वल टू 0 का मतलब है s। तो s में कितने ऑर्बिटल हैं? एक ऑर्बिटल। s में कितने ऑर्बिटल हैं बेटा? एक ऑर्बिटल। l इक्वल टू 1 मतलब p सबशेल की बात कर रहा हूं। p सबशेल में ml क्या क्या वैल्यूज लेगा बेटा, जरा बताओगे मुझे? p सबशेल में ml क्या क्या वैल्यूज ले सकता है?
-1 0 एंड 1 -L2L इंक्लूडिंग 0। समझ गए? तो कितनी वैल्यूज ली एमएल ने? 3। तो पी सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं बेटा? 3 ऑर्बिटल्स। अब आते हैं L इक्वल टू 2, मतलब कौन से की बात कर रहा हूं मैं? डी सबशेल की। उसमें एमएल वैल्यूज क्या क्या ले सकता है बताना बच्चों? -2 से 2, विच इज -2 -1 0 1 2। कितनी वैल्यूज ली इसने? 5। तो डी में कितने ऑर्बिटल होते हैं बेटा? 5 बच्चों। क्लियर है यहां तक? अब आते हैं एफ पे, मतलब एफ क्या होता है हमारा? L इक्वल टू 3। इसके लिए एमएल क्या क्या वैल्यूज ले सकता है? -3 to 3, दैट इज करेक्ट। टोटल कितनी वैल्यूज ली इसने? टोटल कितनी वैल्यूज ली? 7। मतलब एफ में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 7 बच्चों। क्लियर टू एवरीबॉडी? गुड, ग्रेट राजा। हाँ, जी में 9 हो जाएंगे। यू आर राइट। अब गाइस देखो, एस में तो एक ही ऑर्बिटल था, राइट? पी में 3 ऑर्बिटल थे। उन 3 ऑर्बिटल्स को हम बोलते हैं पी एक्स पी वाई पी जेड। उन 3 ऑर्बिटल्स को हम क्या बोलते हैं? पी एक्स पी वाई पी जेड। जो पी के 3 ऑर्बिटल्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं? पी एक्स पी वाई पी जेड। और इनकी एमएल वैल्यूज क्या थी? -1 0 1, राइट? तो इन दोनों की होती है +-1। किसी भी एक को प्लस मान लो, किसी एक को -1 मान लो। और पीजेड की एमएल वैल्यू क्या होती है? 0। क्लियर है? ये 3 वैल्यूज थी ना बच्चों। तो 0 इज फॉर पीजेड एंड दीज आर फॉर पी एक्स पी वाई। क्लियर है यहां तक? गुड। अब आते हैं डी। डी के जो ऑर्बिटल्स हैं उसमें कौन कौन सी वैल्यूज होती हैं गाइस एमएल की? डी के लिए एमएल की क्या क्या वैल्यूज होती हैं? -2 -1 0 1 2, राइट? इसके जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो ये होते हैं: डी एक्स वाई, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, डी एक्स जेड, डी वाई जेड, डी जेड स्क्वायर। ये है 5 ऑर्बिटल बच्चों डी के। ये है 5 ऑर्बिटल्स डी के। ये होता है एमएल इक्वल टू 0। ये होता है एमएल +-1। ये होता है एमएल +-2। क्लियर हुआ है नहीं हुआ गाइस? क्लियर टू एवरीबॉडी? गुड। अच्छा बच्चों, ये समझ आ गया 12+1 वैल्यूज में क्या बताना चाह रहा हूं? कि L इक्वल टू 0 के लिए एमएल टोटल वैल्यूज कितनी ले रहा है? L इक्वल टू 0 डालो यहां पे, वैल्यूज टोटल कितनी ले रहा है? 1। और वो वैल्यू है क्या? 0। L इक्वल टू 1 के लिए टोटल वैल्यूज कितनी ले रहा है एमएल? L इक्वल टू 1 के लिए एमएल टोटल वैल्यूज कितनी ले रहा है? 3। बेसिकली यहां पे L को 1 डाल दिया। और वो वैल्यूज हैं क्या बाय द वे? -1 0 1। अब देखो L इक्वल टू 2 के लिए एमएल टोटल वैल्यूज कितनी ले रहा है? 5। और वो वैल्यूज हैं क्या? -2 -1 0 1 2। समझ में आया नहीं आया? दैट्स गुड, ग्रेट। तो अब मैंने ये भी बता दिया कि जो वैल्यूज है कौन सी वैल्यू किसके लिए है। एफ का हम नहीं लिखेंगे। एफ में हमें ये पता है कि एल वैल्यू 3 होती है, एम एल -3 to 3 जाता है, टोटल वैल्यूज हो गई 7। लेकिन वो वैल्यूज क्या हैं वो हम नहीं देखेंगे। वी आर नॉट कंसर्न। हाँ बेटा, 1 मिनट रुक जाओ बेटा। अब आते हैं शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स पे। नाउ विल डिस्कस द शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। ओके, हमने ये तो पढ़ा था स्फेरिकल होता है एस, पी होता है डम्बल, डी होता है डबल डम्बल, बट व्हाट इज द एक्चुअल शेप ऑफ ईच ऑर्बिटल वो हम देखेंगे बच्चों। गिव मी 1 सेकेंड गाइस। बच्चों शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स पे आते हैं। देखो मैंने एस का तो ऑर्बिटल बताया था किस शेप का होता है। हाँ,
इंडिविजुअल शेप, हर एक ऑर्बिटल की शेप। एस ऑर्बिटल स्फेरिकल है, और एस का ऑर्बिटल होता भी एक पर्टिकुलर सबशेल के अंदर एक ही ऑर्बिटल होता है, राइट। एस का एल इक्वल टू जीरो के लिए एमएल क्या वैल्यूज लेता है, सिर्फ एक ही तो लेता है, एमएल इक्वल टू जीरो। हाँ है ना। तो एस सबशेल में एक ही ऑर्बिटल होता है जो कि स्फेरिकल होता है। पी में तीन थे, मैंने बताया था, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। पी एक्स इज लाइंग, पी ऑर्बिटल की शेप क्या होती थी गाइस, डम्बेल। तो इट इज लाइंग अलोंग ऐसे, ये होती है, ठीक है गाइस, पी एक्स। पी वाई का मतलब अलोंग वाई एक्सिस, डम्बल शेप अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है गाइस। और पीजेड होगा अगेन डम्बल शेप बट अलोंग जेड एक्सिस। समझ में आया नहीं आया। पी एक्स, पी वाई, पी जेड की मैं शेप बता रहा हूं, तीनों ही डंबल हैं बट दे आर, एक एक्स एक्सिस के अलोंग है, एक वाई एक्सिस के अलोंग, एक जेड एक्सिस के अलोंग, ठीक है गाइस। क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? गुड। अब आते हैं डी पे, डी ऑर्बिटल्स की बात करते हैं, डी सबशेल के ऑर्बिटल्स की बात करते हैं। डी एक्स वाई, डी एक्स वाई क्या होगा बच्चों? अभी नोट नहीं किया ना, कि नोट नहीं किया बच्चों? कर लो नोट, नोट इट डाउन, हरी अप, नोट इट डाउन। पी एक्स, पी वाई, पी जेड मैंने बना दिया, अब मैं डी ऑर्बिटल्स की शेप बना रहा हूं, हर एक ऑर्बिटल की इंडिविजुअल शेप। कर लिया नोट हर एक ने? ऑल राइट। अब डी एक्स वाई, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। डी एक्स वाई इज लाइक दिस। डी ऑर्बिटल की शेप क्या होती है, डबल डम्बेल। ये डी एक्स वाई है। डी वाई जेड को देखोगे तो इट इज अलोंग, ये वाई जेड प्लेन में लाए करेगा, ये वाई जेड प्लेन में लाए करेगा, एंड इन बिटवीन द एक्सिस। तुम्हें ये दिख रहा है, ये एक्सिस के इन बिटवीन जा रहा है, इट इज लाइंग इन बिटवीन द एक्सिस। डी एक्स जेड क्या होगा, इट विल बी लाइंग इन द एक्स जेड प्लेन, एक्स जेड प्लेन में लाई कर रहा होगा, अगेन इन बिटवीन द एक्सिस, इट इज लाइंग इन बिटवीन द एक्सिस बच्चों। समझ गए? डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इट इज लाइंग इन द एक्स वाई एक्सिस, ये भी एक्स वाई प्लेन में ही है, बट इट इज लाइंग अलोंग द एक्सिस, इट इज लाइंग अलोंग द एक्सिस बच्चों, इट इज लाइंग अलोंग द एक्सिस। और अब आते हैं डी जेड स्क्वायर पे, 1 सेकेंड। ये और ये बच्चे, 1 सेकेंड guys, just a sec, just 1 second, let me draw it again. ये, this is dz square। हाँ, ये लो, कर लो नोट। these are the shapes of d orbitals, ठीक है? these are the shapes of d orbitals, x y y z x z are lying in the plane in between the axis, they are lying in the plane in between the axis, x square y square is lying in xy plane
बट इट इज लाइंग ऑन द एक्सिस। ये जो मैंने बनाए हैं, ये जो रीजन है, इन्हें हम क्या बोलते हैं? लोब्स। LOBES। इनको हम क्या बोलते हैं? लोब। बच्चों समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? गुड। अब डी जेड कर देख लो। इसमें जेड के अलोंग लोब है, और एक्स वाई प्लेन में क्या है बच्चों? एक काइंड ऑफ रिंग टाइप। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? देयर इज अ रिंग इन एक्स वाई प्लेन। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? गुड, फाइन। अरे बच्चों को ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई? एवरीबॉडी इज क्लियर विद दिस? कर लिया नोट हर एक ने या नहीं किया है? ओके, नोट इट डाउन। हो गया? वेरी गुड। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट स्पिन क्वांटम नंबर पे। स्पिन क्वांटम नंबर डिनोटेड बाय MS या सिंपली S। MS भी बोलते हैं, S भी बोलते हैं। बेटा स्पिन क्वांटम नंबर क्या बता रहा होता है? इट टेल्स अस अबाउट अ इलेक्ट्रॉन। तुम अंडरस्टैंड करो गाइस, न्यूक्लियस के अराउंड ना केवल इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, वो it is not only revolving around the nucleus, it is also spinning on its axis. It is spinning on its axis. क्लियर है गाइस? इलेक्ट्रॉन ना केवल रिवॉल्व कर रहा है, इट इज रोटेटिंग ऑन इट्स या स्पिनिंग ऑन इट्स एक्सिस। एन इलेक्ट्रॉन इन इट्स मोशन अराउंड nucleus also rotates on its axis. क्लियर? गुड। और एक इलेक्ट्रॉन का देयर इज स्पिन एंगुलर मोमेंटम which is given as root s plus 1 h by 2 pi। ये हमारा स्पिन एंगुलर मोमेंटम है। एंड स्पिन एंगुलर मोमेंटम, हाँ बेटा, कैन हैव टू ओरिएंटेशंस। रिलेटिव टू चोजन एक्सिस। इसकी दो ओरिएंटेशन हो सकती है भाई, या तो स्पिन अप होगा या स्पिन डाउन होगा इलेक्ट्रॉन का, जिसको हम वैल्यू देते हैं हाफ और -हाफ। ठीक है बच्चों? रूट s plus 1 h by 2 pi, दैट इज द स्पिन एंगुलर मोमेंटम। अब वहां पे s की वैल्यू हम हाफ ही डालेंगे, ऑल्दो s कैन टेक टू वैल्यूज, हाफ एंड -हाफ। हम सिर्फ एक वैल्यू डालेंगे, वो क्या है बच्चों? हाफ। -हाफ नहीं डालेंगे, नहीं तो हमारे पास रूट में नेगेटिव आ जाएगा। मतलब यहाँ पे हम सिर्फ मैग्नीट्यूड देखेंगे एस का। विल ओनली बी टेकिंग दिस वैल्यू, विल बी नॉट टेकिंग दिस वैल्यू का। क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? ये बताओ मुझे, हर एक को समझ आ गया? गुड। तो इलेक्ट्रॉन के दो स्पिन हो सकते हैं अराउंड द ऑन इट्स एक्सिस। एक को हम बोलते हैं स्पिन अप, दूसरे को हम बोलते हैं ऐसे स्पिन डाउन। इसको हम क्या बोलेंगे? स्पिन डाउन। स्पिन अप, स्पिन डाउन। These are called spin states. These are called spin states of electron. अब एक ऑर्बिटल में ms दो ही वैल्यूज ले सकता है, या तो हाफ या -हाफ। ये हमारा बता रहा है एक ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन कौन कौन से स्पिन ले सकता है। या तो हाफ लेगा या फिर क्या लेगा बच्चों? -हाफ। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स
that have two electrons that have different ms values. डिफरेंट एमएस वैल्यूज मतलब एक हाफ से दूसरा माइनस हाफ, अगर ऐसा है तो हम क्या बोलेंगे, दे हैव टू हैव ऑपोजिट स्पिन्स, आर सेड टू हैव ऑपोजिट स्पिन्स, आर सेड टू हैव ऑपोजिट स्पिन्स. और रिमेंबर, एक ऑर्बिटल कैन an orbital can have maximum 2 electrons and that two of opposite spin. An orbital एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं गाइस? कितने आ सकते हैं? 2, and those two of opposite spin. सेम स्पिन के इलेक्ट्रॉन्स एक ऑर्बिटल में नहीं आ सकते. अगर एक का स्पिन अप होगा तो दूसरे का स्पिन डाउन होगा. एन ऑर्बिटल कैन होल्ड मैक्सिमम 2 electrons that two of opposite spin, that two of opposite spin. क्लियर हुआ या नहीं हुआ बच्चों? क्लियर टू एवरीबॉडी? मतलब अगर मैं एक बॉक्स में ऑर्बिटल बना रहा हूं, ये ऑर्बिटल है, बॉक्स की फॉर्म में मैंने ऑर्बिटल बना दिया, तो उसमें अगर एक इलेक्ट्रॉन स्पिन अप का है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन स्पिन डाउन का होगा. क्लियर टू एवरीबॉडी? अब आते हैं, देयर इज समथिंग नोन एज मैग्नेटिक मोमेंट. देयर इज समथिंग नोन एज मैग्नेटिक मोमेंट, म्यू. इट इज डिफाइंड एज रूट n plus 2 बोर मैग्नेटॉन. ये क्या है? दिस इज अ यूनिट, बोर मैग्नेटॉन. और ये n हमारा, इट इज नॉट योर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दिस n इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. इसे क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ, n क्या होते हैं? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. जैसे d सबशेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं गाइस? d सबशेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं बताओ? 5, राइट. डी सबशेल में 5 ऑर्बिटल होते हैं. तो मैंने ये 5 बॉक्सेस बना दिए डी के. ठीक है गाइस? डी के हमने कितने ऑर्बिटल बना दिए? 5. हाँ बोलो. श्योर, समझिए गाइस, डी के हमने 5 ऑर्बिटल बना दिए. अब इसमें जब तुम इलेक्ट्रॉन्स भरोगे तो पहले हमेशा सिंगल इलेक्ट्रॉन भर रहे होते हैं. पहले हमेशा सिंगल इलेक्ट्रॉन भरते हैं, एंड दैट टू ऑफ सेम स्पिन. पहले ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन भरते हैं और वो भी सेम स्पिन के. तो पहले इलेक्ट्रॉन ये भरा, अब नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन यहां भरेगा. क्लियर है गाइस? फिर इलेक्ट्रॉन यहां पे भरेगा, फिर यहां पे भरेगा, फिर यहां पे भरेगा. क्लियर है? और उसके बाद जब तुम और भरना चाहोगे तो क्या हो जाएगी बच्चों? एक एक इलेक्ट्रॉन और भर सकता है ऑर्बिटल में. एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं ना. आफ्टर दिस पेयरिंग स्टार्ट्स. इसके बाद क्या होता है बच्चों? पेयरिंग होनी शुरू हो जाती है, लाइक दिस. अब इलेक्ट्रॉन कौन से स्पिन के भर रहे हैं? ऑपोजिट स्पिन के. क्लियर हुआ है नहीं हुआ? पहले सारे ऑर्बिटल भरेंगे सेम स्पिन से, सिंगल, एक एक इलेक्ट्रॉन भरता जाएगा हर एक ऑर्बिटल में, एंड दैट टू ऑफ सेम स्पिन. और एक बार सारे आधे भर चुके, उसके बाद क्या होगी? पेयरिंग. एंड उसके बाद पेयरिंग हो रही है तो तुम्हारे फिर इलेक्ट्रॉन पेयर अप होने शुरू हो गए इनसाइड द ऑर्बिटल. और एन हमारा क्या बता रहा होता है हमारे फॉर्मूले में? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. तो मुझे बताओ अभी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? अभी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 1. अब अनपेयर्ड कितने हो गए? 2. अनपेयर्ड मतलब ऑर्बिटल्स जो जिनमें पेयरिंग नहीं हुई है उनके काउंट करने हैं. अब कितने अनपेयर्ड हो गए? अब 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 कितने हो गए अनपेयर्ड? 4. अब कितने हो गए अनपेयर्ड? 3. अब और अब 0. क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों?
पहले अनपेयर्ड बढ़ते गए, जैसे तुम इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते गए, पहले 5 तक अनपेयर्ड हो गए थे, अब अनपेयर्ड कितने हो गए? 0। क्लियर है? मतलब तुम्हें समझ में आ गया, डिपेंडिंग अपॉन इलेक्ट्रॉन्स कितने भरे हुए हैं तुम निकाल सकते हो एनी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अभी कितने अनपेयर्ड है बताना फिर से? 5 अनपेयर्ड है। अब कितने अनपेयर्ड हो जाएंगे? 4 गाइस। तो एन समझ में आ गया, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बता रहा होता है। क्लियर टू एवरीबॉडी? होल्ड ऑन अ सेक गाइस। हाँ बच्चों, यहां तक समझ में आया नहीं आया? यू नो हाउ टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्लियर है हर एक को? अच्छा मुझे एक चीज बताओ, यहाँ पे नेट स्पिन क्या हो जाएगा? नेट स्पिन क्या हो जाएगा इस केस में? हम कहेंगे हर एक का स्पिन तुम क्या मान के चलो? हाफ। तो टोटल स्पिन कितना आ जाएगा बेटा? टोटल स्पिन कितना आ जाएगा? सबको ऐड करते जाओ। 5/2 करेक्ट। समझ गए? अब नेट स्पिन कितना आ जाएगा? 2। क्योंकि इधर हाफ भी है और माइनस हाफ भी है, तो नेट स्पिन कितना आ जाएगा? 2 बेटा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? इफ दे आस्क यू नेट स्पिन, ये चीज क्लियर हुई है नहीं हुई, कैसे निकालना है? क्लियर टू एवरीबॉडी ना? नेट स्पिन इस तरीके से निकल के आता है। और अगर सारे पेयर्ड अप है तो नेट स्पिन क्या जाएगा? 0। 5 हो गए हाफ वाले, 5 हो गए माइनस हाफ वाले। समझ गए या नहीं? वेरी गुड। अब बच्चों आते हैं एनर्जीज ऑफ ऑर्बिटल्स पे। एनर्जीज ऑफ ऑर्बिटल्स। एनर्जीज ऑफ ऑर्बिटल्स। बेटा मैंने तुम्हें बताया था इन हाइड्रोजन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल किस पे डिपेंड कर रहा होता है? किस पे डिपेंड कर रहा होता है क्वांटम नंबर्स में? इन हाइड्रोजन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन किस पे डिपेंड करता है? एन पे या एन और एल दोनों पे? हाँ, इट इज डिपेंडेंट ओनली ऑन एन, राइट? इट इज डिपेंडेंट ओनली ऑन एन। एल पे डिपेंड नहीं करता। इसका मतलब हमने कहा यार वन में तो एस होता है, याद है या नहीं याद है? वन में सिर्फ एस होता है, टू में क्या होता है? एस और पी। 2s 2p, राइट? थ्री में क्या होता है? एस भी होता है, पी भी होता है, डी भी होता है। 4 में एस भी होता है, पी भी होता है, डी भी होता है और एफ भी होता है। क्लियर है या नहीं बच्चों? काम की चीज ये है, हाइड्रोजन के अंदर इन सब की एनर्जी अलग अलग नहीं होती। हाइड्रोजन के अंदर एनर्जी डिपेंड्स ओनली ऑन एन। मतलब 2s और 2p की एनर्जी क्या होगी? बराबर होगी। 3s की, 3p की, 3d की, तीनों की एनर्जी क्या होगी? बराबर होगी। 4s और 4p और 4d और 4f की एनर्जी क्या होगी? बराबर होगी फॉर हाइड्रोजन या सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। हाँ, तो 5 के जो sp d f g होगी, पांचों की एनर्जी सेम होगी। और n बढ़ाने पे एनर्जी क्या होगी बेटा? सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज में हाइड्रोजन के लिए तुमने बोर्ड में क्या दिखा था? फॉर्मूला क्या आता था? -13.6 Z² / n²। इट इज डिपेंडेंट ओनली ऑन n। और n बढ़ाने पे एनर्जी क्या होती जा रही है? इंक्रीज हो रही है। पहले -13.6 थी, फिर -3.4 आई, फिर -1.51 आई, फिर -0.85 आई, फिर -0.54 आई। मतलब वो एनर्जी नेगेटिव में एक तरीके से, अगर तुम देखोगे एग्जैक्ट वैल्यू तो वो बढ़ रही है। तो यहां पे भी वो एनर्जी बढ़ेगी। 1 से ज्यादा एनर्जी 2 की, 2 से ज्यादा 3 की, 3 से ज्यादा 4 की, 4 से ज्यादा 5 की। क्लियर? तो द ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी, जिनकी सेम एनर्जी होती है, उसे क्या बोलते हैं बच्चों? वी कॉल देम डीजेनरेट ऑर्बिटल। उन्हें हम क्या बोलते हैं? डीजेनरेट ऑर्बिटल। डीजेनरेट मतलब ऑर्बिटल हैविंग सेम एनर्जी। तो मुझे बताओ, n = 1, इसमें तो, इसमें तो ऑर्बिटल ही एक है, हाँ है ना? 2 की बात करते हैं, 2 में हमारे पास s और p है। जरा मुझे कोई बताएगा टोटल ऑर्बिटल्स कितने हो गए? एस के कितने ऑर्बिटल होते हैं बेटा? एस में कितने ऑर्बिटल होते हैं? एक।
पी में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3, पी एक्स पी वाई पी जेड। तो यहाँ पे डू यू रियलाइज ये चारों ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होगी, हाँ या ना? यू विल हैव n इक्वल टू 2 में 4 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होंगे। ये चीज समझ आई नहीं आई? यू विल हैव हाउ मेनी डीजेनरेट ऑर्बिटल्स? 4 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, एक s का और 3 p के। n इक्वल टू 3 में कितने डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होंगे? s का 1, p के 3 और d के 5। समझ आ रहा नहीं आ रहा? कितने डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं? 9। n इक्वल टू 4 में कितने डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होंगे? समझ में आ रहा है गाइस? यहाँ का 1, यहाँ के 3, यहाँ के 5 और यहाँ के 7, दे ऑल आर डीजेनरेट। तो टोटल कितने आ गए बच्चों? यू विल हैव 16 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। और अगर मैं n इक्वल टू 5 लूंगा तो उसमें कितने डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होंगे? 25 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होंगे। तो याद रखो बच्चों, याद रखो, nth शेल में, nth शेल में टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने आते हैं? तुम्हें याद होगा मैंने बताया था 2n²। ऑर्बिटल्स कितने होते हैं? n² ऑर्बिटल्स होते हैं। nth शेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? n²। हर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? 2। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं? 2n²। यू कैन हैव मैक्सिमम 2n² इलेक्ट्रॉन्स इन nth शेल। और nth शेल में ऑर्बिटल्स कितने होते हैं? n²। क्लियर है? जैसे मैं n इक्वल टू 5 की बात करूं, इसमें कौन कौन से सबशेल होते हैं गाइस? n इक्वल टू 5 में कौन कौन से सबशेल होते हैं? या n इक्वल टू 4 की बात करूं, n इक्वल टू 4 में कौन कौन से सबशेल होते हैं? बताओ गाइस, n इक्वल टू 4 में कौन कौन से सबशेल होते हैं? s p d एंड n। अब ऑर्बिटल्स काउंट करो। s का 1, p के 3, d के 5 और f के 7। तो टोटल ऑर्बिटल्स कितने हो गए? n²। करेक्ट, 16। तो याद रखो nth शेल में n² ऑर्बिटल्स होंगे। अच्छा एक चीज और, nth शेल में सबशेल्स कितने होंगे? nth शेल में सबशेल कितने होंगे? तुम्हें याद है? n सबशेल्स होंगे। तुम्हें याद होगा मैंने बताया था कि n की किसी वैल्यू के लिए l क्या क्या वैल्यूज लेता है? 0 से n-1, राइट? और 0 से n-1 टोटल वैल्यूज कितनी आएंगी? n ही तो आएंगी। 0 से लेके n-1 अगर तुम देखो तो तुम्हारे पास n की कितनी वैल्यूज आ रही है? l की वैल्यूज कितनी आ रही है? सॉरी, n ही तो आ रही है। तो n इक्वल टू 4 के लिए l क्या क्या वैल्यूज लेगा? 4 वैल्यूज लेगा, 0, 1, 2 एंड 3। तो याद रखो, मैं ये चीज बता रहा हूं, लिख लो। nth शेल में कितने सबशेल्स होते हैं टोटल? टोटल सबशेल्स भी n होंगे। टोटल सबशेल्स कितने होंगे? n। फोर्थ शेल में 4 सबशेल होंगे। ये बात अलग है, वो सबशेल के अगर l वैल्यू देखोगे तो एक होगा 0, एक 1, एक 2, एक 3। ठीक है? और इनमें टोटल ऑर्बिटल कितने होंगे? टोटल ऑर्बिटल्स होंगे n²। और उनमें टोटल मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं? 2n² मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आया नहीं आया गाइस? इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? बोलो हाँ है ना? समझ गए? nth शेल में टोटल सब शेल n² ऑर्बिटल्स और 2n² मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर टू एवरीबॉडी? गुड। और मैंने ये बताया था तुम्हें, हाइड्रोजन के लिए एनर्जी डिपेंड्स ओनली ऑन n। मतलब आइडिया इज वहां पे nth शेल में कितने डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होंगे? फॉर हाइड्रोजन एटम nth शेल में कितने डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होंगे? n² डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होंगे। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? क्योंकि एनर्जी इज डिपेंडिंग ओनली ऑन n। तो nth शेल में जितने भी ऑर्बिटल्स होंगे वो सारे के सारे डीजेनरेट होंगे फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। समझ में आया नहीं आया? फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज nth शेल में n² डीजेनरेट ऑर्बिटल्स है।
Note it down. For hydrogen atom, NH shell has n square degenerate orbitals. क्लियर है यहां तक हर एक को? अच्छा, एक और चीज, अदरवाइज अगर मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है उसमें क्या होता है? इन मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम, एनर्जी dip of electron depends on n and l. In multi-electron atom, energy of electron depends on n and l both. ये चीज समझ में आई नहीं आई? In fact, there is a rule for higher, lower लिखता हूं मैं, lower के लिए समझाता हूं, lower n plus l value implies lower energy, and if n plus l is same, lower n implies lower energy. ये हम किसके लिए बात कर रहे हैं? मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम के लिए. तो मुझे बताओ 3s और 3p में किसकी एनर्जी कम होगी? 3s के लिए n प्लस एल वैल्यू क्या है बच्चों को, ये बताएगा मुझे? 3s के लिए n प्लस एल वैल्यू क्या है? n हो गया 3, l क्या हो गया बेटा? n हो गया 3, l क्या हो गया? s के लिए l इज 0. हाँ, n इज 3, l इज 0. तो 3s के लिए n प्लस एल वैल्यू क्या आ गई? 3. और 3p के लिए n प्लस एल वैल्यू क्या आ जाएगी? हाँ, 3 प्लस 1 4. तो 3p हैज मोर एनर्जी देन 3s. जिसकी n प्लस एल वैल्यू छोटी उसकी एनर्जी कम. अब अगर हमें वो चाहिए बिटवीन 4s एंड 3d, कोई बताएगा मुझे इसमें किसकी एनर्जी ज्यादा होगी? बच्चों ध्यान से देखो, यहां पे n प्लस एल वैल्यू क्या है इसकी n प्लस एल वैल्यू क्या है? 4. 4 प्लस 0. और इसकी n प्लस एल वैल्यू क्या है? इसकी n प्लस एल वैल्यू क्या है? n इज 3, l इज व्हाट? l इज 2 बच्चों. d के लिए l वैल्यू इज 2. l इक्वल टू 0 s, l इक्वल टू 1 p, l इक्वल टू 2 d. समझ गए? यहां पे n प्लस एल वैल्यू वाज 4 प्लस 0, यहां पे n प्लस एल वैल्यू इज 3 प्लस 2. किसकी वैल्यू छोटी है? 4s की छोटी है. तो 4s इज लोअर एनर्जी देन 3d. अब मैं 4p और 3d को कंपेयर करूंगा तो 4p की n प्लस एल वैल्यू क्या है बच्चों? 4p की n प्लस एल वैल्यू क्या है? 3d की n प्लस एल वैल्यू क्या है? दोनों की सेम आ रही है. तो लोअर n मतलब लोअर एनर्जी. किसका n वैल्यू छोटी है? 3d. तो 3d हैज लोअर एनर्जी देन 4p. समझ में आया नहीं आएगा? क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? ये बताओ मुझे. एवरीबॉडी इज क्लियर विद दैट? इसको बोलते हैं बोरबरी रूल. दिस इज बोरबरी रूल टू फाइंड आउट एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स. ठीक है बच्चों, दिस इज बोरबरी रूल, n प्लस एल रूल, और वी कैन कॉल इट n प्लस एल रूल बेटा. क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? हर एक को क्लियर है ये चीज? बोलो गाइस, लेट मी नो. ये चीज समझ गए हर कोई? गुड. तो अगर मैं कहूं मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम के लिए, बच्चों सुनते आना प्लीज गाइस, अब सुनो. मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम में अगर मैं कहता हूं 3p,
मैंने क्या कहा था, मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम में डीजेनरेट ऑर्बिटल्स कौन से होते हैं? मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम में एनर्जी डिपेंड्स ऑन बोथ एन एंड एल, राइट? ये मैंने बताया था नहीं बताया था बच्चों? हाँ है ना? एनर्जी डिपेंड्स ऑन बोथ एन एंड एल. तो रिमेंबर, इन मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम, orbitals having same n and same L value are degenerate. हाइड्रोजन के लिए हमने क्या कहा था? सिर्फ जिनका n सेम है दे आर डीजेनरेट. यहां पे n भी सेम होना चाहिए, l भी सेम होना चाहिए फॉर द ऑर्बिटल्स टू बी डीजेनरेट. मतलब अगर मैं यहां पे कहूं, इधर देखना बच्चों, कहां गया हमारा, कहां गया ये n प्लस एल? मैंने लिखा नहीं था, ये लिखा था. पी के 2p के जो तीन ऑर्बिटल्स है वो आपस में डीजेनरेट होंगे, क्योंकि उनका एन भी सेम है और उनका एल भी सेम. 3p के जो तीन ऑर्बिटल्स हैं वो भी डीजेनरेट होंगे, क्योंकि इनका एन भी सेम है, एल भी सेम. 3d के जो पांच ऑर्बिटल्स हैं वो आपस में डीजेनरेट होंगे, क्योंकि उनका एन भी सेम है, एल भी सेम है. लेकिन तुम ये नहीं कह सकते 3p और 3d के ऑर्बिटल्स आर डीजेनरेट, क्योंकि उनका एन तो सेम है, एल डिफरेंट है. इसका एल टू वन है, इसका एल टू है. समझ आया नहीं आया? हम ये भी नहीं कह सकते इनका दीज ऑर्बिटल्स आर डीजेनरेट, क्योंकि इनका एल तो सेम है बट एन इज डिफरेंट. मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए योर एन एंड एल शुड बी सेम फॉर द ऑर्बिटल्स टू बी डीजेनरेट. मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए एन भी सेम होना चाहिए और एल भी सेम होना चाहिए फॉर द ऑर्बिटल्स टू बी डीजेनरेट. क्लियर है यहां तक? तो मुझे बताओ बच्चों, 1 सेकेंड, अगर मैं सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज की बात कर रहा हूं तो क्या ये सारे ऑर्बिटल्स डीजेनरेट हैं? अगर मैं सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज की बात कर रहा हूं, क्या ये सारे ऑर्बिटल्स डीजेनरेट हैं? और अगर मैं कहता हूं मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, क्या इसके सात ऑर्बिटल डीजेनरेट है? एफ के, एफ के जो सात ऑर्बिटल्स है, आर दोस डीजेनरेट फॉर एफ के? दे आर, क्योंकि तुम्हारे पास उनका एन भी सेम है, एल भी सेम. 4f के सात ऑर्बिटल्स डीजेनरेट हैं, 4d के पांच ऑर्बिटल्स डीजेनरेट हैं, 4p के तीन ऑर्बिटल्स डीजेनरेट है. लेकिन ये क्या आपस में डीजेनरेट है? आर दे हैविंग सेम एनर्जी? नो. मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज में तुम्हारा एन भी सेम होना चाहिए, एल भी सेम होना चाहिए फॉर ऑर्बिटल्स टू बी डीजेनरेट. क्लियर हुआ या नहीं हुआ? इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज में सेम एन एंड सेम एल इज रिक्वायर्ड फॉर द ऑर्बिटल्स टू बी डीजेनरेट, whereas for single electron species only n has to be same for the electrons to be degenerate. n same orbitals degenerate for single electron species. n और l दोनों same orbitals are degenerate for multi electron species. ये चीज कितने बच्चों को क्लियर हो गई है? प्लीज लेट मी नो. हर एक को क्लियर है? वेरी गुड. हाँ बेटा. नहीं, 1 सेकेंड. अच्छा बच्चों, एक चीज और नोट करो, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल इन सेम सब शेल डिक्रीज with increase in z. जैसे जैसे z बढ़ता है तुम्हारी एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल कम हो रहा होता है. जैसे h का मैंने 2s देखा, Li का मैंने 2s देखा, Na का मैंने 2s देखा, Na सोडियम का. बच्चों यहां पे हम सेम सबशेल की बात करें तीनों एटम्स के अंदर, z सबसे ज्यादा किसका है? सोडियम का. उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है.
लिथियम का उससे कम होगा, हाइड्रोजन के अंदर Z1 होता है, हाँ या ना? तो एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी होगी? एनर्जी डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन Z। हाइड्रोजन का Z सबसे कम है, जैसे जैसे Z बढ़ेगा वैसे वैसे एनर्जी कम होती जाएगी। हाँ, जैसे से Z बढ़ेगा, यहां पे Z1 था, यहां पे Z बढ़ा था, यहां पे और बढ़ा। क्लियर है? जैसे जैसे Z बढ़ेगा एनर्जी क्या होती जाएगी बच्चों? कम होती जाएगी। फॉर सेम सब शेल ऑफ द सेम शेल, मैंने इन दो तीनों में जो शेल और सब शेल लिए वो सेम लिए। क्लियर है? इन ऑल थ्री ऑफ द एटम्स दैट आई हैव टेकन सेम शेल एंड सेम सब शेल। तो हाइड्रोजन की एनर्जी सबसे ज्यादा है, लिथियम की कम है, सोडियम की और कम। ये वैसे तुम्हारा सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए भी चलता है। तुम्हें याद होगा हाइड्रोजन के लिए फर्स्ट ऑर्बिट में एनर्जी कितनी होती थी? -13.6। He+ में फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी कितनी होती थी? ×4। Li2+ के अंदर कितनी एनर्जी होती थी बच्चों? ×9। एनर्जी कम होती जा रही है, नहीं होती जा रही है गाइस? क्लियर है? जैसे जैसे Z बढ़ता था वैसे वैसे एनर्जी क्या होती आती थी? कम। फॉर सेम ऑर्बिट, फॉर सेम एन, तुम्हारी एनर्जी कम होती जा रही है जैसे जैसे Z बढ़ा रहे हो। समझ में आया नहीं आया गाइस? तो ये मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए भी चलता है और ये सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए भी चलता है बच्चों। क्लियर हुआ है नहीं हुआ? जैसे Z बढ़ेगा वैसे वैसे एनर्जी ऑफ सबशेल कम होता जाएगा। क्लियर है? यहां पे Z बढ़ रहा है और एनर्जी ऑफ सबशेल कम होता जा रहा है। समझ में आया या नहीं आया बच्चों? एवरीबॉडी इज क्लियर विद दिस? गुड, ग्रेट।